न्यूज नाइट हर रात 8 बजे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मिड डे प्राइम में अगले 1 घंटे के दौरान आपको बताएंगे तमाम वो बड़ी खबरें जो कि सुर्खियों में छाई हुई हैं। खासतौर से बात करेंगे पूर्वोत्तर राज्यों की, जहां पर लगातार बाढ़ से हालात जो हैं बिगड़ते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सारी जानकारी ली है। साथ ही आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट ने कौन सा एक अहम फैसला लिया है अग्निवीरों के लिए। इसके अलावा और भी बड़ी खबरें होंगी। साथ साथ खेल जगत की खबरों में बताएंगे आईपीएल फाइनल मुकाबले को लेकर किस तरीके से दोनों टीमें तैयार नजर आ रही हैं। सभी खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ और बारिश से भारी नुकसान। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और सिक्किम के मुख्यमंत्री और मणिपुर के राज्यपाल से ली बाढ़ के हालात की जानकारी। युद्ध स्तर पर जारी है राहत और बचाव कार्य। उत्तर प्रदेश में अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला। यूपी पुलिस और पीएसी में मिलेगा 20% आरक्षण। योगी कैबिनेट ने 10 महत्वपूर्ण फैसलों पर लगाई मुहर। वैश्विक मंच पर लगातार बेनकाब हो रहा है पाकिस्तान। स्वदेश लौटने लगे भारतीय प्रतिनिधिमंडल। अलग अलग देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मजबूती से भारत के साथ। अयोध्या में श्री राम दरबार की भव्य प्राण प्रतिष्ठा का शुभारंभ। 3 से 5 जून तक राम दरबार सहित अन्य देवालयों की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और इसके साथ साथ पंजाब किंग्स 11 कौन बनेगा इस साल आईपीएल का चैंपियन। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज होगा फैसला। और आइए मिड डे प्राइम में सबसे पहले बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की। दरअसल पूर्वोत्तर में भारी बारिश और बाढ़ के कारण स्थिति खराब हो चुकी है। असम में स्थिति सबसे विकट बनी हुई है। बाढ़ के कारण 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और मरने वालों की संख्या सिर्फ असम में 6 तक पहुंच चुकी है। आईएमडी ने सभी 6 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट और अरुणाचल प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर आज भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में गरज और बिजली के साथ भारी बारिश की संभावना है। ब्रह्मपुत्र नदी निमाटी घाट और तेजपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बराक नदी छोटा बेखरा, फुलेरताल, एपी घाट और बीपी घाट में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सोमवार को मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने स्थिति का जायजा लेने के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था। आज वे कछार और कल दीमा हसाव का दौरा करेंगे। पूर्वोत्तर में भारी बारिश और बाढ़ के कारण पैदा हुई स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला से क्षेत्र में भारी बारिश और बाढ़ के कारण उत्पन्न स्थिति पर बात की। उन्होंने प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद और समर्थन का आश्वासन दिया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को राज्य के मौजूदा हालात और राहत व पुनर्वास के लिए चलाए जा रहे अभियान के बारे में जानकारी दी। वहीं सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने प्रधानमंत्री की तरफ से दिए गए आश्वासन के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य प्रशासन स्थिति को संभालने और प्रभावित लोगों को सभी आवश्यकता सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वहीं मणिपुर की भी अगर बात करें तो यहां इम्फाल पूर्व के थम्बलखौंग में भी राहत एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। असम राइफल्स, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अग्निशमन सेवा के कर्मी बाढ़ में फंसे हुए निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर लगातार लेके जा रहे हैं। मणिपुर में भी राहत और बचाव अभियान जो है वो लगातार चल रहा है। किस तरीके से हालात यहां बने हुए हैं
आप देख सकते हैं कितना क्षेत्र जो कि पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है और राहत एजेंसियां लगातार इसी प्रयास में है कि किस तरीके से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा सकते हैं। वहीं सिक्किम की भी अगर हम बात करें तो यहाँ के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। वायुसेना का एक V5 हेलीकॉप्टर भी ऑपरेशन में उतार दिया गया है। पाक्योंग ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे से V5 हेलीकॉप्टर के जरिए 23 NDRF कर्मियों की टीम चटेन भेजी गई है। NDRF टीम के पास सैटेलाइट फोन और आवश्यक आपातकालीन उपकरण हैं। तो कई टीमें अलग अलग एजेंसियों की लगातार हम देख पा रहे हैं किस तरीके से मुस्तैद हैं राहत और बचाव कार्य में। पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात की जाए, भारी बारिश के कारण लगातार वहां पर बाढ़ की जो स्थिति उत्पन्न हुई है विकराल रूप लेती हुई नजर आई और उसकी वजह से ही लगातार राहत बचाव कार्य भी चल रहा है। वहीं देश भर के मौसम की अगर खासतौर से बात करें तो समय से पहले देश में आए मानसून के चलते अधिकतर इलाकों में बारिश का सिलसिला भी जारी है। इस बीच दिल्ली NCR की अगर बात हम करें तो यहाँ पर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बदलते मौसम के बीच मौसम विभाग ने सारी जानकारी दी है। खासतौर से अगर बात की जाए, आगामी 3 दिन के लिए आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है दिल्ली NCR के लिए। वहीं मौसम विभाग के अनुसार बात अगर राजस्थान की भी करें तो राजस्थान में भी मौसम का जो मिजाज है वो बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है और मौसम का ये बदलाव 5 जून तक जारी रहेगा। खासतौर से अलग अलग राज्यों की अगर बात तक की जाए, ना सिर्फ पहाड़ी बल्कि मैदानी राज्यों में भी मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ पे येलो अलर्ट है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है मौसम विभाग द्वारा। इसके साथ ही उत्तराखंड में भी बारिश का दौर लगातार जारी है। बात अगर की जाए खासतौर से देहरादून की तो यहाँ भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग द्वारा। इसके अलावा अगर बात करें पौड़ी, टिहरी और रुद्रप्रयाग की तो यहाँ भी कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं झारखंड के मौसम की हम बात करें तो यहाँ भी मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। अगले 2 से 4 दिनों में तापमान में यहाँ और इजाफा हो सकता है। तो एक तरफ बारिश का सितम है, दूसरी तरफ लगातार तापमान भी बढ़ रहा है। इसके साथ ही समय से पहले महाराष्ट्र की हम बात करें तो यहाँ समय से पहले पहुंचे मानसून की गति में कमी आई है। महाराष्ट्र में मानसून की जो गति है वो कुछ कम हुई है। महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर फिलहाल थमा है। साथ ही साथ तापमान में बढ़ोतरी के कारण उमस भरी गर्मी जो है वो फिलहाल अभी निवासियों को झेलनी पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार 10 से 12 जून के बाद महाराष्ट्र में एक बार फिर से बारिश जो है वो रफ्तार पकड़ती हुई नजर आएगी। और आपको बता दें जिस तरीके से लगातार देश में बारिश का दौर चल रहा है, पूर्वोत्तर भारत की अगर बात की जाए, सुबीना और देवाशीष हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। सुबीना, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह के हालात लगातार बने हुए हैं, कुल कितने लोगों को लगातार जो राहत शिविर हैं वहां तक पहुंचाया गया है अभी? जी मुकुल, अभी भी सिचुएशन जो है गंभीर है। जैसे आपने बताया कि IMD ने अभी भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। छयों के छयों जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें भारी बारिश होने की आज भी संभावना है और अगले 2 दिन तक भी येलो अलर्ट है, मतलब कि बारिश होने की संभावना है। और रिलीफ मेजर्स की अगर हम बात करें तो अब तक जो है 5 लाख लोग क्षतिग्रस्त हैं रिलीफ मेजर से। तो इसकी वजह से जो है रिलीफ कैंप्स जो है 300 से ज्यादा रिलीफ कैंप्स बिठाए गए हैं। 165 रिलीफ कैंप्स बिठाए गए जिसमें से 31,000 लोग रह रहे हैं अभी शिविरों में। और जी। सबसे ज्यादा जो लोग रह रहे हैं शिविरों में वो है कचार में, श्रीभूमि हो गया, फिर तिनसुकिया में भी। और कचार में अभी जैसे कि असम के मुख्यमंत्री भी दौरा लगा रहे हैं, वहां पे लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी जो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है मुकुल, वही जी। वो बात कर रहे हैं। और फ्लड वहां के जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो लोग भी अभी रिसेंटली अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है वहां के DC ऑफिस में, जहां पे उनको फ्लड असिस्टेंस के लिए भी फाइनेंशियल असिस्टेंस
प्रोवाइड कर रहे हैं। जी। काचार में जो है काफी क्षतिग्रस्त हुआ है, काफी नदियां जो है डेंजर लेवल से ऊपर है मुकुल। जैसे कि कठफल जो है हाइलाकांदी में वो हाईएस्ट अपना फ्लड लेवल के ऊपर बह रहा है इस बार। और जी। ब्रह्मपुत्र, नियामाटी घाट तेजपुर में, बूढ़ी दिहिंग हो गया खुआंग में जो कि डिब्रूगढ़ में है। और बराक नदी कई सारे पॉइंट्स पे जैसे कि छोटा बेकरा, फुलेर ताल, एपी घाट, डीपी घाट, ये सब एरियाज में जो है एम्बैंकमेंट ब्रीच है। इसके वजह से जो है बहुत ज्यादा पानी आ गया है बराक नदी में। और रुक्मिनी रुक्मी हो गया धुलाई में, फिर जी। धलेश्वरी गौरुमारा में, फिर कुशियारी नदी हो गया श्रीभूमि में। तो ये सब जो नदियों में बाढ़ आने के कारण जो है बराक नदी जो है बराक वैली जो है खासकर ग्रस्त है। और जी। जैसे कि लेटेस्ट एसडीएमए रिपोर्ट में भी आया है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम लोग 1 लाख से भी ज्यादा क्षतिग्रस्त हैं कछार और श्रीभूमि डिस्ट्रिक्ट में मुकुल। जी, तो बिल्कुल। इसलिए बड़ा आंकड़ा। मुख्यमंत्री भी जी, सुबीना, बड़ा आंकड़ा जिसमें लगातार जो लोग हैं वो प्रभावित हैं बाढ़ की वजह से, और उसी वजह से राहत और बचाव कार्य जो है लगातार चलाया भी जा रहा है। देवाशीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवाशीष, आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरह की लगातार अब जो अपडेट हैं वो आ रही हैं, क्योंकि एक तरफ तो मौसम विभाग भी अपनी अपडेट दे रहा है, चेतावनी जारी की गई है, भारी बारिश हो सकती है कुछ एक जगह। किस तरीके से अब जो अलग अलग एजेंसियाँ हैं वो राहत बचाव कार्य को अंजाम दे रही हैं? हाँ मुकुल, देखिए हम लोग अभी कानपुर पे जा रहे हैं, नौगांव डिस्ट्रिक्ट का। अभी भी हम रास्ते पे ही है। कुछ तस्वीर पहले आपको दिखाना चाहते हैं, डीडी न्यूज़ के सभी व्यूअर्स को एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, अभी भी ये रास्ते पे ही हो, रास्ते के साइड पे ही ये जो पानी यहाँ पे पूरा घर जो है वो आप देख सकते हैं। अगर मानव दिखाए तो थोड़ा पिक्चर ये देख सकते हैं। घर काफी हद तक ये घर पानी के अंदर है। यहाँ पे भी फ्लड आया था, अब अभी यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे पानी कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तस्वीर आप देख सकते हैं। ये नेशनल हाईवे का ठीक पास ही है। हम लोग अभी धर्मतुल लोकेशन पे है, और ये जो लोकेशन देख रहे हैं यहाँ से कुछ घर, कुछ लोगों को कितना मतलब कितना परेशानियां हुआ है देख सकते हैं, क्योंकि घर के अंदर तक पानी घुसा है। और कुछ देर के बाद हम लोग यहाँ से नौगांव डिस्ट्रिक्ट का कानपुर एरिया पे पहुंचेंगे। वहां पे भी जो कोपिली नदियां है वहां पे दिखाएंगे कैसे कैसे लोग यहाँ पे अभी रिलीफ मिल रहा है। और जो जानकारी थी अब तक सुबीना ने डिब्रूगढ़ से आपको दिया ही है। अभी मैं कुछ पिक्चर दिखाऊंगा, उसके बाद और आपको बताना चाहता हूं, अभी असम का सीएम हिमंत बिश्व शर्मा कछार डिस्ट्रिक्ट पे रिलीफ कैंप में देख रहे हैं, वहां पे कैसे लोगों को क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या असुविधा है। वहाँ पे वो लोग चीफ मिनिस्टर असम कछार डिस्ट्रिक्ट में देख रहे हैं। और उसके अलावा भी अभी कुछ ही देर में उन्होंने सोशल मीडिया पे बोला ही है कि असम का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने असम का बाढ़ परिस्थिति के बारे में कुछ जानकारी ली, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी रिलीफ चाहिए, जो भी फंड चाहिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट असम गवर्नमेंट को देंगे। जी, बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी जानकारी ली है, और ख़ासतौर से मणिपुर के जो राज्यपाल हैं जय कुमार भल्ला जी, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका डीडी न्यूज़ पर। धन्यवाद। जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे जानकारी ली है, जिस तरह के हालात बने हैं, क्या कुछ बातचीत हुई और किस तरह का आश्वासन दिया गया है? जी, आज सुबह प्रधानमंत्री जी ने फोन किया था और मणिपुर में फ्लड की सिचुएशन के बारे में जायजा लिया हमसे, और उनको हमने बताया कि इतनी बारिश हुई यहाँ पे और उससे कुछ नदियों में फ्लड लेवल क्रॉस किया, और 1-2 जगह ब्रीचेस भी हुए शहर में जी। जो पानी फैला, उनको उसके बारे में बताया गया। और फिर हमने जो एफर्ट्स की उसमें हमारे साथ एनडीआरएफ की टीमें भी थी, एसडीआरएफ स्टेट की भी टीमें भी थी। इन सब के बारे में प्रधानमंत्री को हमने अपडेट किया और रिलीफ कैंप्स के बारे में बताया कि हम क्या क्या दे रहे हैं, और जो भी पानी ब्रीच में गया है उसको निकाल के फिर लोगों को जल्दी से जल्दी वापस भेजने के लिए भी हमने उनको बताया। नदियों का पानी अब नीचे जा रहा है, ये भी हमने प्रधानमंत्री जी को ब्रीफ किया। जी, अजय जी, बिल्कुल। इम्फाल की हम बात करें या सर जिस तरीके से जो दूसरे क्षेत्र हैं जहाँ पे लगातार जो असर देखा जा रहा था बाढ़ का, और किस तरीके से राहत और बचाव कार्य जो है उसमें अब तेजी आई है? जी, जैसे वैली में मतलब इम्फाल में आपने पूछा, तो जैसे नदी 2-3 जगह ब्रीच कर गई, तो वहाँ पे हमारे वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ने सैंड बैग्स और ये सब करके उसको ब्रीच को रोका और उस पर स्ट्रेंथन किया ताकि पानी वहां से ना निकले जी। और लोगों को हमने शिफ्ट किया, 3000 के करीब लोग हमने 55 से ज्यादा कैंप्स में रखे हैं। और पहाड़ों पे खासकर सेनापति जिले में
और नेशनल हाईवे में कहीं कहीं लैंडस्लाइड हुए थे, उसको भी हमने बड़ी क्विकली 1-2 घंटे के गैप के बाद ही रिस्टोर कर लिया और आराम से ट्रैफिक जो चलता है ट्रकों का चल रहा है जो नेशनल हाईवे पे, वो रिस्टोर हो गया है। जी सर, और इसके साथ क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग द्वारा अभी भी जो अनुमान है वो जताया गया है, ऑरेंज अलर्ट जो है वो जताया गया है मणिपुर के लिए भी, ऐसे में आने वाला समय जो है उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि लोग जो हैं उनको भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है? जी, हमारे यहाँ वैसे तो अब कल से बारिश काफी कम हो गई है और अलर्ट है, लेकिन हमारे रिवर्स का पानी डिक्लाइनिंग में है जी, तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा अब चिंता नहीं है। जो लोग अफेक्ट हुए हैं बस उन्हीं को हम वापस कैंप्स में सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन जल्दी से जल्दी हम वापस उनको अपने घरों में भी लाने की कोशिश करेंगे और पूरा वॉच रखा हुआ है कि ताकि फिर से कहीं ब्रीच ना हो, ताकि पानी सडनली आ जाता है, अदरवाइज नदियों का लेवल काफी नीचे है। जी सर, एक इसको बेहतर हम मान सकते हैं क्योंकि अभी अगर बारिश नहीं हो रही है, बारिश थमी हुई है, तो जो राहत बचाव कार्य है और तेजी के साथ वो अब हो सकेगा? जी, हम काफी एक्चुअली तो 1-2 हमारी जैसे पावर लाइन भी कहीं डाउन हुई तो वो सब हमने रिस्टोर कर ली हैं और सड़कों पे भी अगर कहीं थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन हुआ तो उसको भी हम रिस्टोर कर पा रहे हैं जल्दी से। बारिश बंद हो जाने से हमारे इवन नदियों के जो ब्रिज का पॉइंट है उसको भी हम अच्छे से स्ट्रेंथन कर पा रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अजय कुमार भल्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला जी हमारे साथ जुड़े थे, बता रहे थे किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारी जानकारी ली है, जिस तरह के हालात हैं और किस तरीके के एहतियात तौर पर राहत बचाव कार्य जो है वो लगातार चल रहा है। सुबिना, आपसे भी जानना चाहेंगे, जैसा आप बता रही थी कि किस तरीके से राहत बचाव कार्य जो है वो लगातार चल रहा है, राहत शिविरों की अगर बात की जाए किस तरह के इंतजाम उनमें किए जा रहे हैं, और मणिपुर में तो हमें बताया गया कि किस तरीके से जो फिलहाल बारिश है थमी हुई है। असम की अगर बात की जाए और आने वाले 1 से 2 दिन की भी अगर बात की जाए तो किस तरह का जो अनुमान है वो मौसम विभाग ने जताया है? सुबिना, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा इसके साथ और जो जानकारी है वो हम लेंगे। खासतौर से देवाशीष, आपसे हम समझना चाहेंगे, जैसा आप बता रहे थे कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जो कि पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। कनेक्टिविटी की बात की जाए, कैसे उनको ठीक करने का जो काम है, अगर राजमार्गों की बात करें, सड़क मार्ग की बात की जाए, कैसे उनको दुरुस्त करने का जो काम है वो चल रहा है? क्योंकि एक चुनौती है कि जो लोग हैं उनको कैसे सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाए और दूसरा कैसे जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर हो सके। हाँ, देखिए, आपका जो दो सवाल मैं बताता हूँ। कनेक्टिविटी के बारे में कुछ रोड अभी टूट गए हैं, कुछ रोड वहाँ पे पानी के स्पीड पे ही यहाँ से चले गए, तो यहाँ के बहुत सारे कनेक्टिविटी रोड अभी टूट गए हैं। अभी बहुत सारे जगह पे ऐसे मतलब अभी सिचुएशन ऐसा है कि आपको देखने से पता चलेगा, और जो कनेक्टिविटी वो तो फिर से बनाना होगा, और लोगों को जो रेस्क्यू करना है उसके लिए हर समय काम कर रहे हैं SDRF, NDRF, स्टेट फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, सभी एकजुट होकर हर एक समय रेस्क्यू चल रहा है। जो लोग जिसको भी रेस्क्यू करना चाहिए उन लोग को रेस्क्यू के अब तक कुछ डाटा भी अभी कुछ आप लोग को देना चाहेंगे। अभी फ्लड रिलीफ सर्कल अभी 64 सर्कल में फ्लड अभी है, और उसमें से 1250 विलेज फ्लड के अंदर है, फ्लड इफेक्टेड है। और ये देख सकते हैं कि विलेज जितना भी हो और जो भी चाहिए, जो रिलीफ कैंप चाहिए वो सरकार कर रही है, लेकिन कैसे कर रही वो हम लोग वहाँ पे जाके ग्राउंड बिल्कुल काफी अपने आप में चुनौती देवाशीष मिल रही है, कैसे उन लोगों को। जी, जाहिर तौर पर काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है जिसको लगातार एजेंसियां जो हैं वो कर रही हैं। और आपको बता दें, हमारे संवाददाता जो हैं मानस प्रीतम शर्मा भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर गंगटोक सिक्किम से। मानस, आपसे भी जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे बातचीत की, स्थिति की जो जानकारी है वो ली है, किस तरीके से वहाँ भी राहत और बचाव कार्य जो है वो लगातार चल रहा है? जी, जैसे आपने बताया मुकुल, आज प्रधानमंत्री ने यहाँ के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग जी से बात किया और स्थिति का जानकारी लिया था उन्होंने, और क्या क्या उपाय कर रहे हैं ये भी बताया गया। यहाँ बताओ कि आज NDRF को यहाँ पे तैनात किया गया है। यहाँ पे खासकर मंगन जिले में स्थिति नाजुक है। वहाँ पे लाचेंग और लाचुंग बोल के 2 जगह है जहाँ से बाहर देश विदेश के सैलानी यहाँ पे घूमने आते हैं। लाचुंग में लगभग 1600 लोग थे, उनको निकाला गया है सही सुरक्षित 2 दिन के बाद, और
ये लोग कल शाम तक यहाँ पर गैंगटॉक पहुंच गए हैं और शायद आज अपने घरों के लिए निकल भी गए होंगे। तो लाचुंग की बात करें, लाचुंग में स्थिति थोड़ा खराब है क्योंकि यहाँ बहुत 7-8 जगहों पे लैंडस्लाइड हुआ है। तो इसके कारण अभी भी शायद वहाँ 130 से 140 लोग फंसे हुए हैं और ये टूरिस्ट है, मतलब लोकल टूरिस्ट ही है। और इन लोग को निकालने के लिए आज एनडीआरएफ ने 2 हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पे अभियान चलाए और अब तक 30 से 35 लोगों को निकाले गए, सुरक्षित निकाले गए। और मैं ये भी बता दूं, यहाँ पे इसी मंगन जिले में एक सातेन बोल के जगह है जहाँ पे कल रविवार को लैंडस्लाइड की वजह से सेना के 3 जवान को जान देने की गवाही पड़ी और 4 लोग यहाँ पे घायल भी हुए थे। आज इन घायल लोगों को और उनके परिवारों को भी एयरलिफ्ट किया गया है पाक्योंग में, यहाँ के जो नजदीक है गैंगटॉक के नजदीक पाकिंग एयरपोर्ट पे निकाला गया। अब जो बाकी 100 या 120 लोग हैं उन लोगों को वहां से लाचुंग से सही सुरक्षित निकालने के लिए हेलीकॉप्टर का मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। और क्या यहाँ पे मौसम कैसा होगा, अगर मौसम साफ हो तो उम्मीद क्या जा रहा है कि आज शाम तक सभी लोगों को सुरक्षित निकाला जाए। लेकिन वही है यहाँ पे वेदर क्या कंडीशन होगा, हेलीकॉप्टर वहाँ पे जा पाएंगे, लैंड कर पाएंगे, ये सारे बातें जुड़ी हुई है। और आज यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी ने गैंगटॉक में एक बैठक भी बुलाए थे यहाँ पे सेंट्रल बिल्कुल काफी हद तक जिस तरह की चुनौतियां सामने हैं और मौसम किस तरीके से करवट बदल रहा है, कहीं ना कहीं देखना होगा। लोगों को तभी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सकेगा। फिलहाल मानस, देवाशीष और सुबीना, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ ही मिड डे प्राइम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। अब आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश अग्निवीरों की। जी हां, अग्निवीरों के लिए उत्तर प्रदेश से बड़ी खुशखबरी आई है। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पुलिस और PSC में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दी गई, जिसके तहत पुलिस आरक्षी, PSC आरक्षी, घुड़सवार और फायरमैन की सीधी भर्ती में 20% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रखने का प्रस्ताव रखा गया है। भारत सरकार की अग्निपथ योजना के तहत जो युवा भारतीय थल, वायु और नौसेना में 4 साल सेवा देने के बाद बाहर आएंगे, उन्हें राज्य सरकार की नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। पहला बैच 2026 में सेवा से बाहर आएगा। इन पदों में आरक्षण के साथ साथ पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट और भूतपूर्व सैनिकों की तरफ सेवा अवधि को घटाकर लाभ दिया जाएगा। तो सेवा अवधि का लाभ जो है वो भी यहाँ मिलेगा और उसके साथ साथ 20% का जो आरक्षण है वो यहाँ पर अलग अलग उसमें रखा गया है। करने के उद्देश्य से अग्निवीर योजना पहले 17.5 से लेकर 21.5 साल की उसमें उम्र रखी गई थी, 4 साल के लिए, और उसके बाद उनको इंसेंटिव देकर विदा किया जाता था। कई प्रदेशों ने और केंद्रीय फोर्सेस ने भी इसमें जो लोग एक्स अग्निवीर हुए उन लोगों को अपने अपने क्षेत्र में 10% आरक्षण दिया, कहीं 10% CISF में दिया गया, BSF में, हरियाणा में 10% दिया गया, उड़ीसा में दिया गया। उत्तर प्रदेश ने कैबिनेट मंत्री परिषद ने 20% हॉरिजेंटल आरक्षण देने का आज फैसला किया है। ये हॉरिजेंटल जिस श्रेणी का व्यक्ति होगा, अगर सामान्य का होगा तो सामान्य, SC का होगा तो SC, OBC का तो होगा तो OBC। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है उन लोगों के लिए। इसमें खास तौर से 3 वर्ष की एज रिलैक्सेशन का भी प्रावधान किया गया है। तो एक बड़ा और अहम फैसला। विकास सिंह लखनऊ से हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। विकास, अगर देखा जाए तो एक बड़ी खुशखबरी अग्निवीरों के लिए, और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हैं जो आज इस कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं।
जी बिल्कुल, बेहद ही अहम खबर है ये। बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले को मंजूरी दी गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, खासतौर से उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए यह एक बड़ा अवसर होगा आने वाले समय में। चूंकि 2026 में जो पहला बैच रिटायर होगा वहां से 4 साल के बाद, उसको उत्तर प्रदेश में उसके लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। 20% आरक्षण उत्तर प्रदेश पुलिस में दिया जा रहा है, जिनमें पुलिस आरक्षी हो, पीएसी, घोड़सवारी और फायरमैन पुलिस जो होती है, फायर पुलिस होती है, इनमें आरक्षण के साथ साथ 3 वर्ष की आयु में छूट भी दी जा रही है। तो यहाँ एक बड़ा अवसर होगा उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में भी पुलिस बल में भी एक अच्छी चीज होगी कि सेना से वेल ट्रेन्ड लोग आकर यहाँ पर शामिल होंगे उनके पुलिस बल में। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस बल को भी इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि सेना में जो भारतीय सेना है, बिल्कुल गर्व की बात होती है। वहां से निकला हुआ जो अग्निवीर होगा, जो सैनिक होगा, वो आकर अगर उत्तर प्रदेश पुलिस में काम करेगा तो उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग में भी एक बहुत बड़ा सिस्टम में बदलाव आएगा। क्योंकि जो अनुशासन भारतीय सेना में होता है वो कहीं नहीं होता है, पूरे विश्व विख्यात है। तो उत्तर प्रदेश में तमाम युवाओं के लिए ये खुशखबरी है, और उत्तर प्रदेश के लिए भी ये खुशखबरी है कि वहां पर ऐसे ट्रेन जवान यहाँ पर शामिल होंगे उत्तर प्रदेश में 20% लोग। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा फैसला है। और अगर अन्य फैसलों की बात करते हैं तो उसमें खासतौर से अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में होम स्टे नीति को मंजूरी दी गई है। तमाम सारे जो पर्यटक जगहें हैं वहां पर लोग अगर चाहेंगे तो एक कमेटी रहेगी जिला अधिकारी के द्वारा, उसमें आप जो है कह रहे हैं होम स्टे कर सकते हैं। उसमें तमाम सारे पर्यटकों को इससे फायदा मिलेगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि विशेष पर्वों पे अयोध्या, काशी, मथुरा, इन सब जगहों पर लोगों को होटल नहीं मिलते हैं। तो आम जगहों पर लोग अपने घर में भी होम स्टे कर सकेंगे, वहां पर करवा सकेंगे। इससे रोजगार के सृजन के अवसर भी मिलेंगे और पर्यटकों को भी इससे लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ प्रदेश में औद्योगिक विकास, रोजगार, निवेश के लिए कई अहम बिंदु पर मंजूरी दी गई है फैसले में। तमाम सारे लोगों को इस सब्सिडी की राशि की मंजूरी दी गई है। तो ये एक बड़ा कदम है। उत्तर प्रदेश सरकार निरंतर ये प्रयास कर रही है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रखा है, धरातल पर निवेश प्रस्तावों को उतारने के लिए जल्द से जल्द काम किया जाए। इसी में औद्योगिक विकास विभाग के द्वारा निरंतर काम किया जा रहा है। और खासतौर से हमने देखा भी निवेश के लिए उत्तर प्रदेश में नए द्वार खोले गए हैं और लोग यहाँ पर आकर निवेश कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां निवेश कर रही हैं। उसी के तहत फैसलों को मंजूरी दी गई है। और इसके साथ साथ अन्नपूर्णा भवन उत्तर प्रदेश में तमाम जनपदों में स्थापित किए जाएंगे। जो अन्य अनाज होता था, जो बर्बाद हो जाता था, उसके संरक्षण के लिए भी ये एक बड़ा कदम होगा। तो तमाम बड़े फैसलों के साथ साथ अग्निवीर योजना में जो ये फैसला लिया गया है, 20% आरक्षण को मंजूरी, युवाओं के लिए बहुत बड़ा ये बड़ी बात है। जी बिल्कुल, और खासतौर से विकास, क्योंकि उत्तर प्रदेश को हम देखते हैं, उत्तम प्रदेश और उद्यम प्रदेश की जो बात कही जाती है, तो हम वो उसकी बानगी भी अब देखने को मिलेगी, क्योंकि किस तरीके से रोजगार के अनेकों अवसर जो हैं वो होंगे। और अग्निवीरों की भी अगर बात की जाए तो उनके लिए भी जो अवसर हैं वो हम कह सकते हैं एक बेहतर विकल्प यहाँ पर दे दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ एक 3 साल की जो अवधि है उसकी भी यहाँ उनको लाभ मिलेगा अग्निवीरों को। जी बिल्कुल, 3 वर्ष की उनको आयु सीमा में छूट दी जाएगी जो अग्निवीर आएंगे। ये एक बड़ी बात होती है। खासतौर से जैसा कि मैंने कहा कि जो भारतीय सेना का जवान उत्तर प्रदेश की पुलिस में शामिल होगा और उसको यहाँ पर जब 3 साल की छूट मिल रही है, तो उसके लिए ये एक पर्याप्त अवसर होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस बल एक बड़ा बल है, जिसमें से पुलिस आरक्षी बल हुआ, पीएसी हुआ, फायरमैन हुआ, घुड़सवार हुआ, इनमें एक बड़ी संख्या में भर्तियां होती हैं। इनमें आकर उत्तर प्रदेश का जो युवा होगा, जो भारतीय सेना से आने के बाद अग्निवीर के 4 साल बाद जब यहाँ पर आएगा, तो उसको अपने प्रदेश में यहाँ पर नौकरी उसके लिए यहाँ आरक्षित रहेगी और आकर यहाँ पर वो अपना स्वर्णिम भविष्य बना सकता है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जो लगातार अच्छी हो रही है, उसमें ऐसे ट्रेन जवान मिलेंगे उनको जो वेल ट्रेन रहेंगे। तो ये दोनों लोग के लिए एक बड़ा अवसर होगा आने वाले समय के लिए। जी बिल्कुल, और खासतौर से जब हम बात करते हैं विकसित भारत के लक्ष्य की, उससे पहले विकसित राज्य को जब हम चरितार्थ करते हैं, सार्थक करते हैं, उस कड़ी में भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव इसको माना जा सकता है, जिस तरीके से आज जो कैबिनेट ने फैसले लिए हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक समय था उत्तर प्रदेश की पहचान क्या थी, उत्तर प्रदेश के लोग जहां जाते थे क्या बोला जाता था। लेकिन आप उत्तर प्रदेश में जो काम किया है, डबल इंजन की सरकार ने, पीएम मोदी के विजन के अनुसार यहाँ पर काम किया गया है। और खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो यहाँ पर इन्वेस्टर समिट की, यहाँ पर जो निवेश प्रस्ताव आया, उसका सबसे बड़ा कारण था उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। इसके साथ साथ यहाँ पर जो बुनियादी सुधार किए गए हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे बने हैं और आगे काम चल रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर एयरपोर्ट बने हैं। उत्तर प्रदेश में
वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। तकरीबन 65 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज जमीन पर उतर चुके हैं जो काम कर रहे हैं। ये तमाम सारी चीजें उत्तर प्रदेश में। बिजली की बात करें तो विद्युत उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया है। तो इतने बड़े राज्य में तमाम सारी काम किए जा रहे हैं, लेकिन उन कामों में सबसे बड़ी बात है जब लोग यहाँ पर आ रहे हैं निवेश करने के लिए, उसमें सबसे बड़ी बात होती है उत्तर प्रदेश में बुनियादी सुविधाएं, चाहे रोड, बिजली, सड़क, पानी हो, इसके साथ साथ कानून व्यवस्था होती है जो सबसे अहम चीज होती है। उसमें सुधार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निरंतर काम किया गया है। और संगठित अपराध की तो उत्तर प्रदेश में कमर ही तोड़ दी गई है। जो बड़े माफिया उत्तर प्रदेश में जो जाना जाता था, वो माफिया आज या तो सलाखों के पीछे है या तो इस दुनिया में नहीं है। ये बात दर्शा रही है उत्तर प्रदेश सरकार की कि जो अपराध और अपराधियों के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो लगातार काम कर रही है। इसी के तहत चाहे महिला अपराध हो, चाहे तमाम सारे अन्य अपराध हो, उन सब पर सख्ती से कार्रवाई की जाती है। जी बिल्कुल, लगातार जो कार्रवाई है वो भी की जा रही है और जो कई अहम फैसले लिए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला अग्निवीरों के लिए ही 20% का जो आरक्षण दिया जाएगा। और खासतौर से अगर विकास देखा जाए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा भी जो फैसला है, ना सिर्फ जो अग्निवीर हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी, अगर देखा जाए तो शायद सबसे ज़्यादा आरक्षण देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। इससे पहले शायद इतना अधिक जो आरक्षण है वो नहीं दिया गया। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। केंद्रीय बलों में 10% का आरक्षण दिया गया, हरियाणा सरकार के द्वारा 10% आरक्षण दिया गया और ये 20% की शुरुआत उत्तर प्रदेश ने की है। तो हम मान सकते हैं कि हो सकता है अभी अन्य राज्य और ऐलान करें। जो है खासतौर से पीएम मोदी ने जो भरोसा दिलाया था देश के जवानों को, अग्निवीरों को, उसके बाद रक्षा मंत्री ने इस बात का वादा किया था कि देश का हर युवा का जो एक अवसर मिल रहा है, ये उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव साबित होगा। ये योजना जब आई थी तमाम सारे लोगों ने इस योजना को लेकर प्रश्न चिन्ह उठाए थे। गृह मंत्री अमित शाह ने इससे सबसे पहले ऐलान किया था। उन्होंने केंद्रीय बलों में इसकी आरक्षण की घोषणा की थी। इसके बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने 20% की जो बात कही है, बिल्कुल एक काफी बड़ा फैसला जिसके जरिए जो युवा है उनको बड़ा लाभ जाहिर तौर पर मिलेगा और एक बड़ी खुशखबरी उन सभी के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं श्री राम दरबार की। जी हाँ, अयोध्या नगरी, जहां पे सरयू से लेकर राम मंदिर तक उत्सव का माहौल है। आज से राम दरबार सहित अन्य देवालयों की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू हो गया है। मंदिर परिसर के प्रथम तल पर स्थित राम दरबार और अन्य देवी देवताओं के 8 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा आज से 5 जून के बीच संपन्न होगी। अनुष्ठान में जिन देवी देवताओं की मूर्तियों की प्रतिष्ठा होगी उनमें शिवलिंग, गणपति, हनुमान जी, सूर्यदेव, भगवती, अन्नपूर्णा, शेषावतार और श्री राम दरबार प्रमुख हैं। पूरे शहर में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से तमाम श्रद्धालु भी भगवान श्री राम के दरबार में दर्शन पूजन के लिए आ रहे हैं और यहां से सुखद स्मृतियां लेकर जा रहे हैं। भगवान श्री राम के मंदिर की दूसरी प्राण प्रतिष्ठा आज से शुरू हो गई। 3 तारीख से 5 तारीख को ये कार्यक्रम संपन्न होगा। बहुत सारे लोग कई जगहों से आए हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आज कैसा माहौल। राम जी के दर्शन हुए आपके? जी बहुत अच्छे से दर्शन हुए राम जी के, और बहुत सुंदर व्यवस्था भी हमारे योगी सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। बहुत अच्छे दर्शन हुए, 2 बार हुए दर्शन और बहुत पास से देखा, और मेरी बेटी भी है तो उसने भी देखा, बहुत सुंदर लगा। बहुत ही सुंदर है। हम तो आए हैं सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया से, तो हमें जितना सुना था पेपरों में, न्यूज़ में, उससे भी बहुत सुंदर लगा। बहुत ही अच्छा काम किया है योगी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने। बहुत शुभ लगा, दर्शन बहुत अच्छे से हुए। मैं तो कहूँगा श्रद्धालुओं के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था करी गई है। हिंदू राष्ट्र और हिंदू समाज के लिए बहुत अच्छा है, बाकी समाज के लिए भी बहुत अच्छा है। आकर के शांति मिलती है और एक भाईचारे का जो संदेश है और जो व्यवस्था है बहुत अच्छा लगा। बहुत सालों के बाद में जो चीज़ें हो रही हैं, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 5 तारीख को, और अच्छा मौका है। ऐसे भगवान और मौका दें और अच्छा यहाँ समृद्धि आए। भगवान राम भी चाहते थे कि सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। देश दुनिया से दूर दूर से लोग आ रहे हैं भगवान राम के दरबार में। चूँकि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, इसलिए थोड़ा लोग ज़्यादा खिंचाव के साथ आ रहे हैं। लेकिन जो यहाँ के ट्रस्ट के महासचिव, उन्होंने कहा कि भीड़ न बढ़ाएं, चूँकि ये मंदिर के प्रांगण का कार्यक्रम है, इसमें किसी को आमंत्रित नहीं किया गया है। रूटीन दर्शन लोगों के होते रहेंगे। जो रूटीन भगवान राम जी के दर्शन करने आ रहे हैं वो दर्शन करेंगे और दर्शन करके अपने अपने घर वापस जाएंगे। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, अयोध्या। तो
बड़ी संख्या में लगातार श्रद्धालु जो हैं वो अयोध्या पहुंच रहे हैं और खासतौर से जो श्री राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है किस तरीके से ये चल रहा है, इस पर जानकारी के लिए आइए सीधा रुख कर लेते हैं अयोध्या से हमारे संवाददाता रामेंद्र फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से अभी हमने देखा कि ना सिर्फ देश से बल्कि ना जाने और बाहर के जो कितने देश हैं वहाँ से विदेशों से लगातार श्रद्धालु जो हैं वो श्री रामलला के दर्शन के लिए आ रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए अब जिस तरीके से श्री राम दरबार का जो प्राण प्रतिष्ठा का अब शुभारंभ हो चुका है, अनुष्ठान जो है वो शुरू हो गया सुबह 6:30 से, अब जब ये पूरा हो जाएगा, जब संपन्न हो जाएगा तो जाहिर तौर पर भक्तों की जो भीड़ है वो यहाँ और बढ़ती हुई नजर आएगी। अब बिल्कुल देखिए मुकुल, गंगा बड़ी, गोदावरी तीर्थ बड़े, प्रयाग और सबसे बड़ी अयोध्या जहाँ राम लीन अवतार, यानी राम की महिमा ही ऐसी है कि उन्होंने जहाँ कदम रखा है वो जगह सबसे बड़ी है, यानी धार्मिक रूप से उसको सबसे बड़ा माना गया है। और जहाँ भगवान राम, देखिए माँ कौशल्या के राम तो यहाँ स्थापित हो गए थे, बालकाल का उनका चित्र है जिस पर जो मूर्ति लगी हुई जिसको लोग प्रणाम करने जाते हैं, लेकिन माँ सीता के राम को भी स्थापित होना था जो राजा रामचंद्र के रूप में स्थापित हुए और जिनका प्रभुत्व पूरी दुनिया में रहा है, जिनके आदर्श पूरी दुनिया मानती है, जहाँ शांति का संदेश दिया जाता है। भगवान श्री राम जी ने लंकेश के भाई विभीषण का राज तिलक कर दिया और पूछा तक नहीं कि कैसे आपको गद्दी मिलेगी। तो हमारा ये जो चरित्र है, जो भगवान राम का मूल चरित्र है, जो भगवान राम के मूल आदर्श हैं, वो दुनिया में प्रसारित हो, शांति हो, समृद्धि हो, सुख हो, लोग एक दूसरे की भावना का ख्याल रखें, कैसे एक पिता के साथ मर्यादित आचरण किया जाना, कैसे माँ के साथ किया जाना है, कैसे बहन के साथ किया जाना, ये यहाँ से जाए। इसलिए भगवान राम का जो दरबार स्थापित हो रहा, उसमें भगवान शिव की भी मूर्ति स्थापित हो रही है, गणेश जी की भी मूर्ति स्थापित हो रही, माँ जगदम्बा की भी मूर्ति स्थापित हो रही, माँ अन्नपूर्णा की स्थापित हो रही, यानी वो पूरे देवता यहाँ स्थापित होंगे। वैसे भी कहा जाता है कि अयोध्या में पूरे संपूर्ण देवता निवास करते हैं। जहाँ भगवान राम ने जन्म लिया है वो नगरी ही बड़ी महत्वपूर्ण है मुकुल। जी बिल्कुल, और ना सिर्फ जैसा आपने कहा कि सभी जो देवता हैं वहीं निवास करते हैं, तो अब जो भक्त हैं उनको दर्शन भी अब तमाम भगवानों के वहाँ मिल पाएंगे। बिल्कुल 6 तारीख से सभी लोगों के लिए दर्शन उपलब्ध होंगे और भगवान श्री राम जी को जो राजा के स्वरूप में वहाँ विराजमान होंगे, माँ जगत जननी के साथ और अपने भाई लक्ष्मण के साथ, हनुमान जी के साथ उनके दर्शन कर सकेंगे। एक बात और बता दें, सनातन में 2 मत हैं, शैव मतावलंबी हैं और वैष्णव मतावलंबी। भगवान शिव की भी प्रतिमा वहाँ स्थापित हो रही, यानी दोनों का समागम इस मंदिर में होगा। भगवान श्री राम जब लंका को विजय करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने रामेश्वरम में भगवान शिव की स्थापना की थी, तो एक मूर्ति शिव की भी स्थापित हो रही है, यानी शिव और वैष्णव मत के जो लोग भी हैं वो मंदिर में आके दर्शन पूजन कर सकते हैं, दर्शन पूजन कर सकते हैं। ये व्यवस्था की गई और यहाँ पर इसी तरह की मूर्तियों की स्थापना की गई मुकुल। जी, जाहिर तौर पर लगातार जो भक्त हैं वो बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में यहाँ पहुँच रहे हैं और अगर बात की जाए 3 से लेकर 5 जून तक का ये पूरा कार्यक्रम रहेगा और उसके बाद सभी जो मूर्तियाँ हैं उनके दर्शन भी जो भक्त हैं वो कर सकेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें जम्मू कश्मीर से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आतंकवादियों से संबंधों के चलते 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें बर्खास्त किए गए कर्मचारियों में एक पुलिस कांस्टेबल मलिक इशफाक नासिर, इसके साथ साथ एक शिक्षक एजाज अहमद और श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में जूनियर सहायक वसीम अहमद खान शामिल है। तीनों बर्खास्त कर्मचारी इस समय जेल में बंद हैं। ये तीनों कर्मचारी लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम कर रहे थे। उपराज्यपाल बनने के बाद से मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क के सफाई में जुटे हैं। अब तक 75 से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों को आतंक से संबंध रखने के आरोप में नौकरी से निकाला जा चुका है। तो एक बड़ी कार्रवाई आतंकी नेटवर्क पर एक बार फिर यहां पर होती हुई नजर आई है। और आइए आगे बढ़ते हैं। आप बता दें 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों ने अलग अलग देशों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और आतंकवाद को लेकर भारत के पक्ष को रखा। इनमें से कुछ प्रतिनिधिमंडल की यात्रा पूरी हो चुकी है। आतंकवाद के खिलाफ भारत का कड़ा संदेश दुनिया के कई देशों में पहुंचाने के बाद आज वे भारत वापस आ गए हैं। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की आज स्वदेश वापसी हो गई है। बैजयंत पांडा के नेतृत्व में इस प्रतिनिधिमंडल ने बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और अल्जीरिया में पाक के आतंक के खिलाफ भारत की आवाज़ को बुलंद किया और आतंकवाद से निपटने के लिए इन देशों का समर्थन पाया।
इसके साथ ही सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने इन देशों के नेताओं के साथ उच्च स्तरीय वार्ता में भाग लिया और बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और अल्जीरिया के साथ ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत भी किया। प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख बैजयंत पांडा ने कहा कि हमारी ये यात्रा बहुत सफल रही है। हम जिन 4 देशों अल्जीरिया, सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन में गए थे, वे चारों देश आतंकवाद के खिलाफ कदम उठा चुके हैं और उनका पक्ष भी स्पष्ट है, वे भारत को समझते हैं। बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया और अल्जीरिया चारों देशों आतंकवाद के खिलाफ कदम उठा चुके हैं और वो उनका स्टैंड भी स्पष्ट है। वो भारत को समझते हैं। ये सब देश भारत को एक अपॉर्चुनिटी के तरह देख रहे हैं और हमारे साथ मिलकर न केवल आतंकवाद के खिलाफ परंतु अन्य विषयों पर भी मिलकर काम करना चाहते हैं। और वहीं प्रतिनिधिमंडल की सदस्य रेखा शर्मा ने कहा, हमारा दौरा सफल रहा और हमें सभी देशों से समर्थन प्राप्त हुआ। हमारा जो डेलीगेशन था वो बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया और अल्जीरिया 4 देशों से होके आया और ये बहुत सफल डेलीगेशन रहा। सभी देश भारत के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। सभी देशों को ये मालूम है कि भारत जो है सही राह पर है, टेरर के अगेंस्ट खड़ा है। इसके साथ ही डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल रूस, लात्विया, स्लोवेनिया, ग्रीस और स्पेन की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद आज भारत पहुंच रहा है। प्रतिनिधिमंडल की नेता डीएमके सांसद कनिमोझी चेन्नई पहुंचेंगी, वहीं अन्य सदस्य दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में समाजवादी पार्टी के राजीव राय, जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ अहमद, बीजेपी के ब्रिजेश चौटा, आरजेडी के प्रेमचंद गुप्ता, आम आदमी पार्टी के अशोक कुमार मित्तल और पूर्व राजनायक मंजीर एस पुरी और जावेद अशरफ शामिल हैं। तो कुछ जो प्रतिनिधिमंडल हैं वो वापस लौट रहे हैं। वहीं अन्य प्रतिनिधिमंडलों की बात की जाए तो जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मलेशिया के कुआलालंपुर में है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र SERCCT के महानिदेशक दतिन पादुका नूर अशिकिन मोहम्मद तैयब से मुलाकात की। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में ब्राजील पहुंचे भारतीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने ब्रासीलिया में चैम्बर ऑफ डिप्टीज के विदेश मामलों और राष्ट्रीय रक्षा समिति के अध्यक्ष संघीय फिलिप बारूद से मुलाकात की। एनसीपी-एसपी नेता सुप्रिया सूले के नेतृत्व में मिस्र पहुंचे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने काहिरा में विदेश मामलों की परिषद के साथ बैठक की। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने अल-होरिया गार्डन में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि भी अर्पित की। बैठक के बाद भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि यहां हमारी सफल बैठकें हुई। पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद हमारे देश और पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया है। 9/11 से लेकर अगर हम 26/11 तक की भी बात करते हैं तो पाकिस्तान ऐसी सभी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है। चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई, बहुत सफल रही। ये पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित जो आतंकवाद है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौती बन गई है पूरे देश और दुनिया भर के लिए। 9/11 अटैक से 26/11 हमले तक और अब पहलगांव अटैक से लेके पहले उरी पठानकोट के हमले देखे जाएं, इन सब के पीछे पाकिस्तान की धरती से फलने फूलने वाला आतंकवाद और आतंकवादी संगठन जिम्मेदार है। तो पूरी तरीके से समर्थन जो है वो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को मिलता हुआ नजर आया है। कुछ प्रतिनिधिमंडल जो हैं अब वो वापस स्वदेश लौट रहे हैं। फिलहाल किस तरीके से समर्थन मिला है इस पर और जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता न्यूज़ रूम से अक्षय डोंगरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से हमने देखा था करीब 33 देशों की यात्रा सर्वदलीय जो प्रतिनिधिमंडल है इनके सदस्यों ने की है, अब इनकी वापसी आनी शुरू हो गई और देखा जाए तो पूरी तरीके से तमाम देशों का समर्थन जो है वो मिल रहा है। हर कोई आतंकवाद के खिलाफ इस जंग में भारत के साथ है।
बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर एक बार को देखा जाए कि किस तरह से जो डेलीगेशंस हमारे दुनिया भर के तमाम देशों में गए और जिस तरह से बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी, जिस तरह से उन्होंने पूरे पॉइंट्स बताए, ये काफ़ी ज़रूरी था। और ख़ास तौर पे इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की जिस तरह से अगर आप देखेंगे प्रोपेगेंडा एक मशीनरी है, यानी कि जो गलत खबर लोगों को भ्रमित करने की जो उनकी एबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। आप कई सालों में, कई दशकों में उन्होंने इसको डेवलप किया है कि दुनिया को किस तरह से गुमराह करके लोन लिए जाए या फिर दुनिया को किस तरह से गुमराह करके आतंकवाद को पाला जाए और फिर उसी आतंकवाद का इस्तेमाल एक पॉलिटिकल टूल की तरह से किया जाए। तो ये पाकिस्तान हमेशा से करता रहा है। सबसे बड़ी जो दुनिया में आतंकवादी घटनाएं हैं उनके हमेशा जो तार है वो पाकिस्तान से जुड़े हुए मिलते हैं। ISI और पाकिस्तान की आर्मी उनको इसके तौर पर समर्थन करती है, फंडिंग प्रोवाइड करती है, और जो लोन का पैसा जो सरकार और जनता के पास जाना चाहिए वो पैसा आर्मी के पास और आर्मी से होते हुए आतंकवाद के पास जाता है, ताकि आर्मी का आतंकवाद बढ़ता रहे। उसके बाद में जो आपके जो पड़ोसी मुल्क है वो आप पर किस तरह से रिटेलिएशन अगर हो तो फौज बोले कि देखिए हमें फंड की ज़रूरत है, वरना पाकिस्तान को दूसरे देश के लोग आकर तबाह कर देंगे। इस तरह से पूरा एक एजेंडा और प्रोपेगेंडा की मशीनरी पाकिस्तान चलाता है और ये लूप चलता रहता है कि आतंकवाद की घटना होगी, दुनिया कोई रिटेलिएट अगर करे तो पाकिस्तान अपनी देश को कहेगी हम आपको पैसे नहीं दे सकते, हमें पैसों की ज़रूरत है ताकि हम फौज को और ज़्यादा मजबूत बनाएं। और इस तरह से जो वहाँ के जनरल्स है वो अपना धंधा चलाते रहते हैं। तो इसी चीज़ को इसी चीज़ को एक तरह से एक्सपोज करने के लिए हमारे डेलीगेशंस गए, दुनिया के तमाम देशों में गए और वहाँ जाकर उन्होंने बताया कि पहलगाम का हमला एक धार्मिक मुद्दा नहीं था, एक तरह से पाकिस्तान की तरफ से साजिश थी कि सौहार्द, एक तरह सांप्रदायिक सौहार्द भारत में बिगड़े ताकि लोग बेकसूर लोग मरे और भारत की स्थिति कहीं ना कहीं कमज़ोर हो, डिस्टेबलाइज इंडिया अंदर से होना शुरू हो जाए, जो पूरी तरह से विफल रहा। और ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने दिया है कि जो सर्वदलीय जो ये हमारा एक तरह से प्रतिनिधिमंडल जो हमारा गया, उन्होंने ये दिखा दिया कि देश पूरी तरह से यूनाइटेड है आतंकवाद के खिलाफ, और पाकिस्तान का ये जो जिस तरह से लूप चल रहा है उसको तोड़ने का काम अब भारत करेगा, क्योंकि हमने साफ तौर पे कह दिया है कि किसी भी तरह से अब अगर आतंकवादी घटना होती है तो आतंकवादी नहीं बल्कि उसे एक जंग की घटना की तरह से देखा जाएगा और उसका जवाब उसी तरह से दिया जाएगा और बाद में भारत की तरफ कोई सवाल खड़े ना करे। तो ये सभी चीज़ें की गई है और पाकिस्तान को एक्सपोज करने का काम किया गया है। दुनिया साथ में आकर एक तरह से खड़ी है और हमने देखा कि इसका एग्जाम्पल कोलंबिया में था, जो जिस देश ने एक तरह से संवेदना प्रकट करते हुए पाकिस्तान के साथ एक स्टेटमेंट इशू की थी और भारत का जब प्रतिनिधिमंडल वहाँ गया तो उन्होंने वो स्टेटमेंट वापस की, इसको रिट्रैक्ट किया। तो ये करार कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो हम कह सकते हैं जो सच्चाई है, जो असली चेहरा है, उसको दिखाने का प्रयास किया गया और बताया कि किस तरीके से भारत लगातार आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ रहा है और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें केंद्र की मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ विकसित भारत के सपने को हकीकत बनाने में जुटी है। सरकार की सोच है कि अगर सभी प्रदेश विकास की मुख्य धारा में शामिल होंगे तो देश खुद ब खुद विकसित बन जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में बीते एक दशक में अगर बात हम करें उससे भी अधिक समय की अगर बात की जाए तो विकास के कई बड़े कार्य किए हैं। रेल, सड़क, स्वास्थ्य, उद्योग से लेकर ग्रामीण कल्याण तक आंकड़े इसकी खुद गवाही दे रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुरू से ही पश्चिम बंगाल को केंद्र बनाकर पूर्वी भारत को विकसित करने का प्रयास रहा है। यही वजह है कि पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने पश्चिम बंगाल के विकास पर विशेष ध्यान दिया है। आंकड़ों की बात करें तो यूपीए के शासनकाल के दौरान पश्चिम बंगाल को 1.34 लाख करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरण के जरिए दी गई। वहीं एनडीए के 10 साल के शासनकाल के दौरान यह राशि करीब 4 गुना बढ़कर 5.24 लाख करोड़ रुपए हो गई। वहीं अगर सहायता अनुदान की बात करें तो यूपीए के शासनकाल में पश्चिम बंगाल को 75,000 करोड़ रुपए की राशि दी गई, जो कि एनडीए के शासनकाल में 4 गुना बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपए हो गई। इस तरह अगर देखा जाए तो जहां यूपीए के समय में बंगाल को कुल 2.09 लाख करोड़ रुपए दिए गए, वहीं एनडीए सरकार में यह राशि 4 गुना बढ़कर कुल 8.27 लाख करोड़ रुपए हो गई। एनडीए के शासनकाल में पश्चिम बंगाल में कनेक्टिविटी पर खास ध्यान देते हुए खड़गपुर सिलीगुड़ी इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए 61,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वहीं सिलीगुड़ी गोरखपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। रेलवे की बात करें तो पिछले 10 साल में पश्चिम बंगाल में 64,000 करोड़ रुपए की लागत से 4,660 किलोमीटर लंबाई के 45 नए रेल ट्रैक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। 1,300 किलोमीटर नए ट्रैक बनाए गए हैं और 1,647 किलोमीटर के ट्रैक का विद्युतीकरण किया गया है।
साथ ही अमृत भारत योजना के तहत करीब 4000 करोड़ रुपए से 101 स्टेशनों को आधुनिक रूप दिया जा रहा है। कोलकाता मेट्रो में 1972 से 2014 तक 42 वर्षों में 28 किलोमीटर का निर्माण हुआ। वहीं 2014 से अभी तक 31 किलोमीटर का विस्तार हो चुका है। एनडीए सरकार ने पिछले एक दशक में कोलकाता एयरपोर्ट के विकास पर 458 करोड़ रुपए खर्च किए गए। बागडोगरा एयरपोर्ट में नए सिविल एनक्लेव के लिए 1550 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। पिछले एक दशक में केंद्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में शिपिंग और बंदरगाह पर भी खास ध्यान दिया गया है। 1000 करोड़ रुपए की लागत से हुगली बंदरगाह विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया। 515 करोड़ रुपए की लागत से सागरमाला परियोजना के तहत सागर द्वीप बंदरगाह परियोजना के विकास को मंजूरी दी गई। स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए तो एनडीए शासनकाल के दौरान पश्चिम बंगाल में एम्स कल्याणी, चितरंजन कैंसर अस्पताल जैसे संस्थान खुले हैं। वहीं प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत राज्य के 3 अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों को 450 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। इस दौरान बंगाल में 711 पीएम जन औषधि केंद्रों के जरिए वहां के लोगों को सस्ती दर पर दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। बात अगर कृषि की करें तो पिछले एक दशक में पश्चिम बंगाल में जिला स्तर पर 23 कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए गए हैं। अप्रैल 2023 तक कुल 1000 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से कृषि अवसंरचना कोष के तहत 881 परियोजनाओं के लिए 1300 करोड़ रुपए की धनराशि पहले ही वितरित की जा चुकी है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 544.38 करोड़ रुपए की परियोजनाएं पश्चिम बंगाल में चल रही हैं, जिसमें से केंद्र का हिस्सा 225.54 करोड़ रुपए है। राज्य में सिंचाई की बात करें तो 3340 करोड़ रुपए की लागत से तिस्ता बैराज परियोजना 2022 तक में पूरी की गई, जिसमें 3000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा दिए गए। ये परियोजना 2 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। आंकड़े साफ बताते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार ने पश्चिम बंगाल में हर क्षेत्र में विकास के लिए पूरा सहयोग किया है। बुनियादी ढांचे से लेकर सामाजिक कल्याण तक केंद्र सरकार की योजनाओं ने प्रदेश में विकास की नई कहानी लिखी है। और आइए मिड डे प्राइम में बात करते हैं खेल जगत की खबरों की। और सबसे बड़ी खबर है आईपीएल का चैंपियन कौन होगा। जी हाँ, इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का फाइनल मुकाबला आज पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भिड़ेंगी। आरसीबी ने पहले क्वालीफायर में पंजाब को 8 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया है, जबकि पंजाब किंग्स ने दूसरे क्वालीफायर में 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को हराकर फाइनल में जगह बनाने में सफल हुई है। अब जो भी टीम फाइनल मैच जीतेगी वो पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम करेगी। तो आज देखना होगा कि आखिर 18 साल बाद एक नया चैंपियन जो है वो कौन मिलता है। और इस पर जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, क्या माना जाए, क्योंकि दोनों ही टीमें जो हैं पूरी तरीके से हम कह सकते हैं जीतोड़ मेहनत उन्होंने की है, फाइनल में अब पहुंच चुकी हैं, लेकिन कौन सी टीम का पलड़ा भारी नजर आता है? मुकुल, देखिए ये जो फाइनल मुकाबला है, इतना अप्स एंड डाउन्स इसमें देखने को मिला। कैसे टीमों ने एक बार कमबैक किया, फिर वो हार गए। लास्ट के मैच को देख लिए, पंजाब कहीं ठहर नहीं रही थी, लेकिन मुंबई इंडियंस के खिलाफ जो उन्होंने चमत्कारी प्रदर्शन किया कप्तान श्रेयस अय्यर के बदौलत, और वो फाइनल में पहुंच गए। वहीं आरसीबी अपना पहला खिताब तलाश रही है 18 साल से। यहाँ पर पंजाब भी अपने पहले खिताब की तलाश में। तो मुझे लगता है इतने अप्स एंड डाउन के बाद ये दोनों टीमें यहाँ पर पहुंची और दोनों पर ही अच्छा खासा दबाव होगा। लेकिन मुझे ज्यादा दबाव जो लगता है वो आरसीबी के ऊपर लगता है। नो डाउट टीम में बहुत पोटेंशियल है, बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन उन पे उतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन फैंस की भी है। मुकुल, उनके फैंस मानते हैं कि विराट कोहली के लिए एक बड़ा मौका है कि आईपीएल का भी खिताब उनके नाम नहीं है तो यहाँ पर हो जाए। रजत पाटीदार जो नए कप्तान हैं, जिनके नेतृत्व में वो खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक टीम में अच्छा खासा मिश्रण है। भुवनेश्वर कुमार है, हेजलवुड है, ऐसे में टीम किस तरह से करती है प्रदर्शन ये देखना होगा। वही पंजाब जिस तरह से आई है अपने लास्ट एलिमिनेटर राउंड से और उन्होंने फाइनल का टिकट हासिल किया। श्रेयस अय्यर ने जिस तरह से बैटिंग करी, वहाँ प्रियांश आर्या है, अभिषेक सिंह का है, शशांक शर्मा है, तो ये तमाम वो खिलाड़ी है, नए खिलाड़ी है जो आकर के लगातार अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी धमक से कहीं ना कहीं टीम की सरदर्द बढ़ा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है आज एक अच्छा बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम बड़ा स्टेडियम है, हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाला स्टेडियम है, तो वहां पर जो पहले टॉस जीतेगा
स्कोर बोर्ड पे जो जितने ज्यादा रन बनाएगा, 200 रन बनाने के बाद मुंबई हार गई तो यानी दोनों टीम को पता है कि ये आंकड़ा ज्यादा होना चाहिए। अगर शेष जैसे बल्लेबाज चल गए तो 200 का भी आंकड़ा कुछ नहीं रहेगा। तो मुकुल एक अच्छा डू एंड डाई का मुकाबला देखने को मिलेगा। अगर आपको खिताब जीतना है तो अपने पोटेंशियल से ऊपर जाकर के प्रदर्शन करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, और जैसा आपने कहा कि कहीं ना कहीं बड़ा स्कोर जो है वो जरूर आज देखने को मिल सकता है। अगर पंजाब किंग्स की हम बात करते हैं, श्रेयस अय्यर और दूसरी तरफ विराट कोहली आरसीबी से, अगर बैटिंग लाइनअप देखा जाए दोनों टीमों का, तो क्या और भी ऐसे और कौन से बैट्समैन हैं जिनसे आज उम्मीद हम कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए बैट्समैन दोनों ही टीमों के पास अच्छे हैं। रजत पाटीदार जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, विराट कोहली करते हैं। नीचे अगर आप देख ले मिडिल ऑर्डर में भी आरसीबी के अच्छे बल्लेबाज हैं, गेंदबाज उनके पास अच्छे हैं। युजवेंद्र चहल है, यहाँ पर हेजलवुड है, भुवनेश्वर कुमार है। तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी और बल्लेबाजी में और सबसे ज्यादा बड़ा मुकाबला दोनों में अगर चल रहा है तो इस समय विराट कोहली बनाम श्रेयस अय्यर के बीच में मुकाबला चल रहा है। पिछले मैच में उन्होंने 8 छक्के 5 चौके मारे। वहीं आप देखिए कि ऑरेंज कैप की दौड़ में विराट कोहली लगातार बने हुए हैं, कुछ ही रन से पीछे हैं। मुझे लगता है अगर वो आज एक अच्छा शतक जड़ते हैं या शतक के करीब पहुंचते हैं तो वो कैप भी उनको मिल जाएगी और ट्रॉफी भी मिल जाएगी। जी बिल्कुल, देखना यही होगा कौन सी टीम को ट्रॉफी जो है वो मिलती हुई नजर आती है, पंजाब किंग्स को या आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने तमाम खबरें, ना सिर्फ देश की बल्कि दुनिया की तमाम वो खबरें, खेल जगत की भी। फिलहाल वक्त तो चला आपसे विदा लेने का, तो आज के लिए मिड डे प्राइम में बस इतना ही। लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।